हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान विषय के इस चैप्टर ध्वनि यानी कि साउंड के पार्ट 5 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को और जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उदाहरण हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो के ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है उसके आधार पर। तो तरंग का कौन सा गुण है जो निम्नलिखित को निर्धारित करता है, प्रबलता को और तारत्व को? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? आप देखिए। वैसे प्रबलता, चलिए मैं बता देती हूँ प्रबलता को कौन सा। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कौन सा गुण है जो प्रबलता को निर्धारित करता है। प्रबलता यानी कि ऊर्जा से जो रिलेटेड होता है, और ऊर्जा से तरंग में कौन रिलेटेड होता है? आयाम। ठीक है, ये हमने सीखा हुआ भी है कि कैसे। तारत्व से कौन रिलेटेड होता है? आवृत्ति रिलेटेड होती है, ठीक है। अब अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व ज्यादा होगा। तारत्व यानी कि किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी, कौन एकांक समय में ज्यादा दोलन कर पा रहा होगा। तो गिटार कर पा रहा होगा या कार का हॉर्न, क्योंकि गिटार में स्ट्रिंग होती है ना, ऐसे स्ट्रिंग तनी होती है जो इधर ऊपर ऊपर नीचे, तो वो बहुत फास्ट मूव करती है, तो वो कार के हॉर्न से ज़्यादा मूव करती है। अब जैसे कार का हॉर्न, यहाँ पे तारत्व का मतलब ज़्यादा आवाज़ से नहीं है, प्रबल ध्वनि से नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि कौन आवृत्ति ज़्यादा करता है, तो वो गिटार ज़्यादा करता है, ठीक है। अब वो आप पे निर्भर करता है कि जैसे गिटार की स्ट्रिंग को आपने बहुत खींचा, बहुत नीचे किया, तब तो उसकी आवृत्ति कम हो जाएगी, तारत्व कम हो जाएगा। पर जनरली अगर आप गिटार को बजाएं तो उसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी, यानी कि तारत्व ज़्यादा होगा। अब उदाहरण 11.1 को सीखते हैं हम। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज़ है। ध्यान से पहले पढ़िए, जो चीज़ें दी दी गई हैं उनको नोट डाउन कीजिए। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति दे दी, आवृत्ति को हमने नोट कर लिया। उसकी तरंग दैर्ध्य दे दी 35 सेंटीमीटर, तो वो भी हमने नोट कर ली। 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में ये कितना समय लेगी, यानी कि ये दूरी है और टाइम कितना है वो हमें बताना है कि टाइम कितना लेगी। जनरली ये कोई सोर्स है, इससे कोई ध्वनि निकल रही है 1.5 किलोमीटर पे, मान लिया कोई इंसान बैठा हुआ है, उसको उस तक जाने पर इस ध्वनि को कितना टाइम लगेगा, समय निकालना है, ठीक है। और ये 1.5 किलोमीटर दूरी है। सबसे पहले तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, सोचने से पहले कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये सोचिए कि यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें दी गई हैं क्या वो एक ही यूनिट में है कि नहीं है। जैसे अगर सब जैसे लेंथ है अगर, यानी दूरी, तो दूरी जो दे रखी है क्या वो मीटर में है कि नहीं है। अगर वो सेंटीमीटर में है तो उसके अकॉर्डिंग जो सारी चीज़ें हैं वो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। जैसे जनरली हमारे पास एमकेएस एक पद्धति होती है। एमकेएस यानी कि आप किसी भी मात्रक को जब नापते हैं उसकी एक पद्धति होती है एमकेएस। एम यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो मीटर तो दूरी का मात्रक हो गया, किलोग्राम द्रव्यमान का, और सेकंड टाइम का हो गया। तो अगर कोई दूरी सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, अगर द्रव्यमान किलोग्राम में करना चाहते हैं आप, और समय को सेकंड में। वरना जनरली हम एसआई यूनिट में लेते हैं। एसआई यूनिट कौन सी यूनिट होती है? ये इंटरनेशनल, पूरे विश्व भर में यही यूनिट चलती है। इसमें आप दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होगा तो उसे मीटर में कन्वर्ट कीजिए। अब आपने मैथ्स में सीखा होगा कि मीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। थोड़े दिमाग के घोड़े को दौड़ाइए कि कैसे करते हैं, ठीक है। और जैसे ये किलोमीटर में ये भी दूरी है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, ठीक है। और यहाँ पे टाइम होगा वो सेकंड में आएगा। अगर वहाँ पे द्रव्यमान होगा तो वो ग्राम में आप लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे ये किलो हर्ट्ज है तो किलो से इसको नॉर्मल हर्ट्ज में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक हमने क्या पढ़ा था? हर्ट्ज पढ़ा था, सिंपल। तो हर्ट्ज में उसको करिए किलो हर्ट्ज। किलो को हटाइए वहां से। तो कैसे हटाएंगे हम किलो को? देखिए, किलो हर्ट्ज से हमें सिंपल हर्ट्ज लेकर आना है। 1 किलो में कितने, जैसे मैं 1 किलोग्राम पूछूं आपको, कितने ग्राम होते हैं? 1000। यानी कि किलो को नॉर्मल चीज में, जैसे किलो हर्ट्ज है तो हर्ट्ज में बदलने के लिए किलो को हटाना है। तो उसके बदले आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि किलो वाली चीज़ बड़ी होती है। तो सिंपल यहाँ पे हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 एकम 2, और 3 जीरो है ना यहाँ पे, इनको लगा लीजिए, तो 2000 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करेंगे? दिमाग के घोड़े को दौड़ाया कि कैसे करते हैं सेंटीमीटर को मीटर में। देखिए, 1 मीटर में सबसे पहले पता लगाइए कितने सेंटीमीटर हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, करेक्ट। तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो अब सेंटीमीटर मीटर से बड़ा होता है, क्योंकि 1 मीटर, देखिए आपको ये देखना है कि 1 मीटर में हमारे पास 100 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों में से पता लगाइए सेंटीमीटर बड़ा है कि मीटर? मीटर बड़ा होता है। 1 मीटर है और उसमें छोटी-छोटी सेंटीमीटर है, तो मीटर बड़ा हो गया। तो अब ये सेंटीमीटर क्योंकि छोटा है, तो छोटे को हमेशा भाग देते हैं। आपने क्या करा यहाँ पे, इसको भाग दे दिया 100 से। 100 से क्यों दिया? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर थे।
अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, यहाँ पे आपने सेंटीमीटर नहीं लिखना है, यहाँ पे मीटर लिखना है, क्योंकि अब तो ये 100 से भाग दे दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे ये मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये 35/100 कैसे आया? आप 100 से 35 को भाग भी दे सकते हैं, या जनरली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी भी संख्या के नीचे 1 के आगे 000 वाली संख्या होती है, उसके बदले अंश में आप क्या लगाते हैं? दशमलव लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 ज़ीरो हैं, तो राइट साइड से इधर से 5 के इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आप 2 अंकों को गिनेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ज़ीरो हैं। 1 5 और एक 3 दूसरा अंक, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यानी दशमलव। तो 0.35 और पॉइंट से पहले तो आप कितने भी ज़ीरो लगा सकते हैं, तो 0.35 मीटर ये आंसर होगा। 0.35 नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इस वाली दूरी को भी कन्वर्ट कीजिए किलोमीटर में, किलोमीटर किलो यानी कि 10,000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें भी नॉर्मल ऐसा है कि 15 पॉइंट को छोड़िए अभी थोड़ी देर के लिए, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 एकम 15, 3 ज़ीरो हैं, 1 1000 के 3 ज़ीरो यहाँ लगा दिया हमने। अब दशमलव के बदलेगा राइट साइड से फिर से 1, क्योंकि 1.5 है तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 अंक है, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 1 अंक 1 ज़ीरो को छोड़िए और दशमलव लगा दीजिए। तो ये 1500.0 है, और दशमलव के बाद ज़ीरो काउंट नहीं करते, तो 1500 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 1500 मीटर। अब आपको सोचना है कि आप दूरी कैसे निकालेंगे, वो समय कैसे निकालेंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर वो 1.5 किलोमीटर दूरी तय कर रहा होगा और समय आपको निकालना है, तो जनरली दूरी से आपके पास कौन-सा फ़ॉर्मूला आपको याद आता है? आपको ये फ़ॉर्मूला याद आ रहा होगा, वेग बराबर दूरी बट्टे समय, v बराबर d बटे t। सभी को यही याद आता है, क्योंकि वेग बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी आपके पास दी है, समय आपका तब निकलेगा जब आपके पास वेग आ जाएगा, ठीक है। अब वेग कहाँ से निकालेंगे ये सोचिए आप, ठीक है। अब देखिए, जो चीज़ें ये दे रखी है ना, इनके थ्रू वेग निकलेगा, ये बाकी की सारी चीज़ें। अब बताइए मुझे, वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, इनमें कोई रिलेशन होता है? ध्यान से सोच के वीडियो को पॉज़ कीजिए और फिर सोचिए। तो इनमें एक रिलेशन होता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ लिया है वो, कि v इज़ इक्वल्स टू, यानी वेग बराबर आपके पास क्या होता है? आवृत्ति, यानी कि न्यू जिसे हम कहेंगे, गुणा लैम्डा, और ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास होता है, लैम्डा न्यू, यानी कि अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको एक चीज़ देखनी है, कि हमें क्योंकि वेग बराबर पता है कि वेग बराबर तो डी बट्टे टी है, तो मैंने यहाँ पे वेग की जगह वेग के नीचे डी बट्टे टी लिख दिया। और क्योंकि मुझे पता है लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारे पास 0.35 मीटर है। अब हम ये वाला लैम्डा यूज़ नहीं करेंगे, सेंटीमीटर वाला, मीटर वाला। और न्यू क्या है, मतलब न्यू क्या है हमारे पास, तो वो है 2000 हर्ट्ज। तो आप उनकी वैल्यू लिखेंगे अब, ठीक है। ये 1500, डी आपके पास आ गया ये वाला 1500, टी आपके पास ये आ गया लैम्डा 0.35 ये। अब देखिए, यहाँ पे कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था कि वो यहाँ पे डी बटे टी ना लिख के वी लिखता, और इस पूरे से इन दोनों को गुणा करके वी निकाल लेता, और उस v की वैल्यू को इस समीकरण में रखता। जब v यहाँ होता, t आपके पास निकल जाता, क्योंकि d आपके पास ये वाली वैल्यू है ही 1500, तो सेम ही रिजल्ट आता। बस हमने जनरली क्या कर लिया, काम आसान कर दिया कि इस d बटे t को यहाँ पे रख लिया, ठीक है। आप दोनों तरीकों से करके देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। अब ये लास्ट स्लाइड में जो था हमारे पास, वो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है। वही यही चीज़ हमने अगली स्लाइड में लिखी हुई है। जनरली क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। अब तो हमने जनरली इस टी की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया होगा, देखिए 1500 के नीचे ले आए 0.35 और इंटू 2000 को। क्यों वो नीचे आया, क्योंकि वो उधर गुणा में था। अब टी का मान निकालना है, तो टी उधर वाली साइड चल जाएगा, क्योंकि टी तो नीचे है, टी को ऊपर भेजना पड़ेगा अंश में, तो टी आ गया इधर वाली साइड, और ये दोनों चले गए नीचे, और टी ऐसे। अब इसको सुल्टा करके लिख दिया, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसे लेफ्ट साइड लिखा, इसको यहाँ लिख दिया, और बाकी पूरा का पूरा एज इट इज़ यहाँ उतार दिया, ठीक है। अब तो गुणा भाग करनी है, इसको तो आप कर सकते हैं, जैसे ये 0 0 है, ये 0 0 है, काट सकते हैं। फिर 15 और 20 को काट सकते हैं, 5 के पहाड़े से कैंसिल करिए उन्हें, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मान निकलेगा वो आएगा t बराबर 2.1 सेकेंड, सेकेंड में आएगा। इसका मतलब 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में इतना टाइम लेगी वो ध्वनि, ठीक है। अब जो आपके पास कुछ प्रश्न हैं आपकी बुक में, वो ये हैं, ये इनमें से जो फर्स्ट सेकंड दिख रहा है मुझे, ये तो आपको खुद करना है। देखिए, किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है, ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, ये मैंने करवा चुकी हूँ आपको। फिर किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग से किस प्रकार संबंधित है,
v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, वो आया कैसे वो भी आपको करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर कीजिएगा इन्हें, ठीक है, क्योंकि पीछे सीख चुके हैं हम। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी दिए हुए माध्यम में, सबसे पहले ध्यान से पढ़िए, जो चीज़ें मिल रही हैं उनको उतारिए। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति हमें मिल गई और वेग हमें मिल गया 440 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से आप कर सकते हैं, ये दोनों हमने लिख दिए। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तरंग दैर्ध्य को किससे दिखाते हैं बच्चों? लैम्डा से। लैम्डा ऐसे बनता है ना, इस वाले लैम्डा से दिखाते हैं। तो अब हमें ये निकालनी है, ये दोनों चीज़ें दे रखी है। सबसे पहले क्या चेक करना है कि अगर कोई मीटर में सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करो, किलो है किलोमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करो। यहाँ मीटर है, सेकंड है, हर्ट्ज है, किलो हर्ट्ज भी नहीं है, तो सब ठीक है। अब सोचो फॉर्मूला, हमें दे रखा है आवृत्ति यानी कि न्यू, हमें दे रखा है v, हमें निकालना है लैम्डा। याद आ रहा है कुछ रिलेशन अभी पिछली स्लाइड में सीख के आए हैं? v इज इक्वल्स टू आवृत्ति और गुणा लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य। तो आप लगाइए सीधे फॉर्मूला, लगाया हमने, मान रख दिए, वेग की जगह 440, तरंग दैर्ध्य और 220। तरंग दैर्ध्य का मान निकालना है, 220 को 440 के साथ भेजना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इधर साइड गुणा में है, दिख रहा है इधर साइड गुणा में है, तो इस 440 के साथ कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। तो हमने उसको भाग में ऐसे लिख दिया। देखिए पहले मैंने ऐसे किया, यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ बड़ी बात नहीं है। जनरली इस वाले स्टेप से आप आगे जाएंगे तो 440 लेफ्ट साइड है यानी इधर वाली साइड है, उसके नीचे 220 आएगा, 0 से 0 कैंसिल और 22 के पहाड़े में 44 आता है। अगर आपको नहीं आता तो इसको काट सकते हैं, यानी आप ऐसे भाग दे के देखिए कि 22 से 44 को, तो आप 2 बारी में आ जाएगा, तो 2 आंसर आ जाएगा, तरंग दैर्ध्य का मान आ जाएगा 2। लेकिन मैंने क्या किया है, क्योंकि तरंग दैर्ध्य का मान चाहिए तो मैंने इस पूरे साइड को लेफ्ट साइड में लिख दिया और इस पूरे साइड को एज इट इज़ यहाँ रख दिया। मतलब मैंने किसी को किसी के नीचे नहीं भेजा, सिर्फ जिसका मान चाहिए था उस वाली साइड को लेफ्ट साइड में रखा। प्रेफरेंस दी कि लेफ्ट साइड से अच्छे से उसका मान निकल जाएगा, तो मुझे उसको राइट साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर 440 को इधर, ऐसा नहीं किया है कि 220 को इधर साइड भेजा तो वो भाग में गया, ऐसा कुछ नहीं किया। अभी जो स्लाइड में किया है, बाकी जो मैंने पहले आपको करके बता दिया खुद से, वो तो आंसर निकल ही गया। अब इसमें भी निकल गया, 440 के नीचे अभी भी 220 गया और फिर भाग दे के आपके पास 2 आ गया। अब मुझे बताइए ये आंसर आ गया? सोचिए, नहीं आया आंसर। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य का यहाँ पे कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ मात्रक नहीं है। जैसे यहाँ 440 का मात्रक, मतलब 440 के साथ ये मात्रक जो है वो वेग का है। ऐसी तरंग दैर्ध्य दूरी होती है, उसका मात्रक क्या होगा यहाँ पे? मीटर, क्योंकि यहाँ पे भी मीटर है, तो मीटर, ठीक है। अब ये पूरा है आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर दूरी पर बैठा हुआ है कोई मनुष्य। ये ध्वनि स्रोत यहाँ से 450 मीटर की दूरी पर बैठा है कोई इंसान, ठीक है। 500 हर्ट्ज की ध्वनि सुनता है। क्या क्या चीज़ें मिल गई? एक तो डी मिल गया, 500 हर्ट्ज उसकी आवृत्ति मिल गई, ठीक है, ये चीज़ें हमें मिल गई। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होगा? अब आप मुझे बताइए, इतना समझ आ गया होगा वैसे आपको। अब आप मुझे ये बताइए, 2 क्रमागत संपीड़नों में कितना समय अंतराल होता है? आपको वापस से मैं इसमें ले जाती हूँ, ठीक है। ऐसे जब बनता था तो ये एक संपीड़न था, इसके जस्ट बाद का संपीड़न ये है। इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य, और यहाँ से ये पूरा होके एक दोलन बनता है। 2 क्रमागत संपीड़न में यानी एक दोलन बन गया, एक दोलन में जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवर्तकाल। वेरी गुड। टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड कहते हैं, तो हमें टाइम पीरियड ही निकालना है, टी निकालना है, ठीक है। आवर्तकाल हमें निकालना है, मतलब ये टाइम कौन सा वाला टाइम है? टी, आवर्तकाल वाला टाइम। अब उसके बाद आप मुझे, पहले मैं पूछ लेती हूँ, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये मीटर में है, ये हर्ट्ज में है, सब ठीक है। अब फॉर्मूला सोचिए, वी वो ये न्यू है, मैं भी कंफ्यूज हो गई, न्यू है आवृत्ति, ठीक है, इसलिए यहाँ आवृत्ति भी लिखे, न्यू है, ये लैम्डा है। क्या निकल सकता है इससे? वैसे वैसे तो v इज यानी वेग इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, वेग निकल सकता है, ठीक है। और मेरे पास दूरी भी दी है, क्योंकि वेग की जगह तो मैं लिख सकती हूँ दूरी बटे समय, और न्यू लैम्डा, तो दूरी की जगह तो मैं ये 450 मीटर लिख सकती हूँ। क्यों दूरी की और लैम्डा भी 450 है, क्यों ये दोनों सेम है? देखो दूरी और लैम्डा दोनों के दोनों इसीलिए सेम है क्योंकि ध्वनि स्रोत से जो ये इंसान बैठा है ना, जिस तक 450 मीटर की दूरी पर ही बैठा है, और वो 450 मीटर दूरी तरंगदैर्ध्य ही है। तो इसका मतलब जो वो लैम्डा है वो भी सेम है, और जो वो दूरी है डी है वो दोनों सेम है, इसीलिए उस फॉर्मूले में 450 सेम होगा। यानी कि डी बट्टे टी आप जब कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे तो हम स्लाइड में से रब कर रहे हैं उसको। तो d/t है और इधर साइड क्या आता है, न्यू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। तो अब ये भी आपके पास 450 है, ये भी 450 है, तो आप आगे लिखेंगे 450/t न्यू इंटू 450। समझ आ गया ना क्यों दोनों सेम है। अब 450 से 450 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। अब बचा क्या, न्यू, ऐसे बच गया 1/, ये कितनी बारी में कैंसिल हुआ, 1, तो 1/t इंटू न्यू। ये रिलेशन याद आ रहा है कि आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये वाला कि ये आवृत्ति है और ये 1/t, तो वहां से भी वही चीज आ रही है कि अगर कोई बच्चा यहाँ से सोचना स्टार्ट करता है यहाँ से, तो वहां से भी ये फॉर्मूला ही आ रहा है। और डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते थे। क्यों, क्योंकि आपको आवृत्ति दे रखी थी, आपको ये पता चल गया क्योंकि आवर्तकाल निकालना है। अगर जनरली टाइम निकालना होता ना, तो ये तरीका सही नहीं था। क्यों, क्योंकि टाइम तो टी होता है और ये जो टी है ये कैपिटल टी है, आवर्तकाल। लेकिन हमारे केस में तो जहाँ से स्रोत से मनुष्य जो बैठा था वहां से पूरा एक ही दोलन हो रहा है, मतलब एक ही दोलन हो रहा है। उस दोलन में क्योंकि दो क्रमागत संपीड़न वहीं तक पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो यहीं पर वो इंसान बैठा है। तो इसका मतलब वो एक पूरा दोलन है और उसी दोलन में वहां उसी डिस्टेंस पे वो इंसान भी बैठा है, इसीलिए वो तरंग दैर्ध्य और वो डिस्टेंस सेम हो रही थी। और इसीलिए यहाँ पे टी और कैपिटल टी भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ दे रखी थी ना क्वेश्चन में, ये इस वजह से यहाँ पे ऐसा हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब आवृत्ति की जगह आप लिखिए क्या, 500। ठीक है, और टी को उधर वाली साइड ले, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। आवर्तकाल को आप राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेकर आए और आवृत्ति को नीचे, और आवृत्ति का मान क्या है 500, वो आपने लगा लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि एक को आपने भाग देना है 500 से। भाग दे के भी दे सकते हैं इसको तो, और या तो फिर किसी को नहीं आ रहा तो 5 से भाग दीजिए, फिर 0 0 का दशमलव लगाइए। उससे बढ़िया है कि आप एक को 500 से भाग दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए तो ये आएगा 0.002 सेकेंड। ठीक है, तो ये आवर्तकाल हो गया। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए और इनको करिएगा। इनके आंसर्स भी मैंने दे दिए, मैच कर लीजिएगा। ये सेम ऐसे ही है जैसे आज हमने कर रखे हैं। ठीक है, तो आप इनको तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे हम। तो अभी के लिए थैंक यू।